अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल और मैं हूं हमाद सईद। आज की हमारी वीडियो का अनवान है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है मुसलसल प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लोगों की जानिब से। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर मज़ीद पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, मज़ीद टैक्सेस आ रहे हैं, IMF की तरफ से मज़ीद कड़ी शराइत पेश हो रही हैं। हुकूमत ने IMF को इनकार कर दिया है कि हम जो है वो सूबों की कटौती नहीं करेंगे। चौथे नंबर के ऊपर हम बात करेंगे आज आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी नज़र आएगी। और आखिर में हम बात करेंगे कि जो सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दी जा रही हैं, इसका इंकशाफ हमने बहुत अर्सा पहले कर दिया था और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सबसे बड़ी जमात बनाया जा रहा है। सबसे पहले तो बात करेंगे मोईद पीरज़ादा की, जिन्होंने इंडिया से दरख्वास्त की है कि अपनी वीडियो के अंदर कि इंडिया इंटरफेयर करे और अमेरिका को ये समझाए कि पाकिस्तान के ऊपर मज़ीद पाबंदियाँ लगाई जाएँ, सख्त कर दी जाएँ पाबंदियाँ और पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए और इंडिया भी पाकिस्तान की बात ना सुने और हुकूमत पाकिस्तान से किसी किस्म का ताउन ना करे। क्या इस किस्म की वीडियो बयान जारी करने से पार्टी के लिए वो बेहतर पोजीशन लेके आएंगे? क्या वो अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक अच्छी जगह देने में कामयाब हो जाएंगे? ये इंतहाई मेरा ख्याल है गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा है पाकिस्तानी अवाम के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, ख़ुद उनकी अपनी जमात के लिए। मोईद पीरज़ादा साहब जो है जैसे लोग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कांटों में धकेल रहे हैं और पहले भी ये कांटों में धकेल के गए हैं और इन्हीं लोगों की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए थे। ये वो लोग हैं जो खुद भी किसी जगह पे नहीं है। आज मोईद पीरज़ादा का नाम कौन से टेलीविज़न चैनल पर लिया जाता है, कौन से अच्छाई से लिया जाता है? मोईद पीरज़ादा जैसे लोग जो हैं उन्होंने पार्टी को तबाह कर दिया। तो इनसे बचें। ये जो बयान जारी कर रहे हैं ये इंतहाई घटिया है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश है और मेरा तो ख्याल है कि इनके ख़िलाफ़ केस होना चाहिए, कि इनको शर्म आनी चाहिए कि इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसे बयान जारी किए हैं कि भारत से जाके मदद मांगना शुरू कर दी है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक इस बयान से कोई तल्लक नहीं जोड़ा और उससे पीछे हट रहे हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इख्तलाफात शुरू से ही रहे हैं। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मार्ज़ वजूद में आई है तब से लेके अब तक यहाँ पर जो पैराशूटर्स हैं, जो लोग बाहर से आए हुए हैं, वो उसके ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश करते रहे हैं। अब यही देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब एक नया इख्तलाफ जो है वो खुल के सामने आना शुरू हो गया है और जो है वो इस वक्त लड़ाइयाँ जो हैं वो ज़बान ज़द आम हो चुकी हैं, जिसमें सबसे पहले तो शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उनके ऊपर कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं और शेर अफजल मरवत जो है उसका भरपूर तरीके से जवाब देते हैं। वैसे तो वो शुरू से ही भरपूर जवाब देते नज़र आते हैं, लेकिन कल से उन्होंने खासी ज़्यादा शुरू कर दी है और शेर अफजल मरवत साहब ने इस हवाले से काफ़ी कुछ कहा है। उन्होंने कहा जो करना कर लें और उन्होंने कोई अरसलान बलोच साहब हैं उनका नाम लेके और उन्होंने कहा जी अगर आप मेरे ख़िलाफ़ पोस्टें करना चाहते हैं तो कर लें। दूसरी जानिब जो हामिद साहब हैं सुन्नी तहरीक के जो सरबराह हैं, उनके ख़िलाफ़ भी वो नाराज़ नजर आए। उन्होंने कहा कि जी हम तो इनके साथ इत्तेहाद ही नहीं करना चाहते थे। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी हमारा तो इत्तेहाद जो है वो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के साथ हो रहा था और तहरीक बैनुल मुस्लिमीन के साथ हमारा इत्तेहाद हो रहा था और ये सुन्नी तहरीक के लिए कोई बंदा गया और उन्होंने इमरान खान से रिक्वेस्ट की और इमरान खान साहब मान गए और हम इस तरफ आए, वरना तो हमारा इत्तेहाद तो उनके साथ तहरीक बैनुल मुस्लिमीन जो है उनके साथ हो चुका था। और लेकिन क्या ये बातें इस वक्त करना जायज़ दुरुस्त है? जब आपने कर जो लिया तो अब उसको भुगतें, उसको चलाएं एंड तक। और दूसरे नंबर पे जो है हामिद रज़ा साहब जो है सुन्नी तहरीक के जो सरबराह हैं उनकी तरफ से भी बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल अगर ऐसी बात थी तो ये हमारे पास ना आते, मैं कौन सा इनसे भीख मांगने गया था। मसला ये है कि ये आपकी पार्टी को मज़ीद ख़राब करने वाली बातें हैं और अब अगर आपने ये इत्तेहाद छोड़ दिया तो फिर आप वो किसी तरफ नहीं जा सकते। पहले भी मैंने यही कहा था और आज भी। अच्छा, एक और उसके साथ साथ हामिद रज़ा साहब के साथ साथ जो अपना अली ज़फ़र साहब ने उन्होंने तईद की है उसकी शेर अफजल मरवत साहब की कि शेर अफजल मरवत साहब यहाँ पर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन अली ज़फ़र साहब को उस वक्त ख्याल नहीं आया था जब सुन्नी तहरीक के साथ इत्तेहाद हो रहा था। तो इसमें जो है वो बड़ा एक सूरत हाल ख़राब है जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। सेनेट की टिकटों के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शदीद इख्तलाफात पाए जा रहे हैं और इसके ऊपर भी उन्होंने खासी जो है वो गर्मा गर्मी हुई है वहाँ पर और उन्होंने सेनेट की टिकटों के ऊपर भी
شدید ترین جو ہائر اتھارٹیز ہیں ان کے تحفظات ہیں کہ ان لوگوں کو، جن لوگوں کو سینٹ کی سیٹیں دی جا رہی ہیں یا ٹکٹیں دی جا رہی ہیں، نہیں دینی چاہیے. اور اگر ایسا اختلاف ہے تو اس کو پارٹی کے اندر حل ہونا چاہیے، نہ کہ زبان زد عام ہونا چاہیے. اور اس وقت صورتحال ایسا ہی ہے. جبکہ ایک اور اہم ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف ہے اس نے پاکستان کے اوپر انتہائی کڑی شرائط لگانے کا فیصلہ کر لیا، اور اس حوالے سے انہوں نے وفاق کے اندر میٹنگ کی ہے. اور سب سے اہم جو بات ہے، انہوں نے صوبوں کے فنڈز میں کٹوتی کا مطالبہ کر دیا، جس کو حکومت نے یہ اکثر مسترد کرتے ہوئے ان کو پیغام دیا ہے کہ ایسی کوئی بات ممکن نہیں ہو سکتی. ہم فی الحال اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ صوبوں کے فنڈز جو ہیں وہ کاٹ لیں. ہاں، ٹیکسز بڑھانے کے اوپر ہم ضرور بات کر سکتے ہیں. صوبوں کے اندر جو کٹوتی کا معاملہ ہے اس کو مؤخر کر دیا جائے، اور مزید ٹیکسز کے اوپر جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں. لیکن ٹیکسز کے حوالے سے بھی حکومت نے یہی مطالبہ رکھا ہے آئی ایم ایف کے سامنے کہ ایسے ٹیکسز جس سے براہ راست عوام متاثر ہو رہی ہیں اس سے گریز کروائیں. اور امپورٹ کے اوپر، جبکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ امپورٹ کے اوپر ٹیکس نہیں لگانا چاہتی. آئی ایم ایف کہتی ہے کہ امپورٹ کی کھلی اجازت دیں، جو کہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے. لیکن آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے اس سے ٹیکس زیادہ کلیکٹ ہوگا. مگر حکومت پاکستان بارہا یہ کہہ چکی ہے کہ امپورٹ سے ہمارے جو ریزرو ایسٹس ہیں وہ باہر جا رہے ہیں، ہمارا پیسہ باہر جا رہا ہے. دوسری جانب حکومت پاکستان نے ایک پلان دیا ہے ان کو، جو کہ گزشتہ روز اسمبلی کے اندر بھی کافی زیادہ اس کے اوپر بحث مباحثہ اور شور شرابہ ہوا. جو پرائیویٹائزیشن ہے اس کے اوپر بڑا شدید تحفظات بھی ہیں اپوزیشن کے. لیکن حکومت پاکستان نے یقین دلایا آئی ایم ایف کو کہ وہ پرائیویٹائزیشن کے عمل کو تیز کریں گے، اور اس کو جلد ہی اس کا آغاز ہوگا، اور اس کو جلد ہی اختتام تک پہنچائیں گے تاکہ جو ہمارے جو نقصان والے یونٹس ہیں وہ بیچے جا سکیں. اس میں کس حد تک کامیاب ہوتی ہے حکومت، اس کا ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن بہرحال یہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا اگر ان تمام یونٹس کو پرائیویٹائز کر دیا جائے. تیسری ایک اور اہم ترین بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے اپنے جو ہیں وہ سینٹ الیکشن کے لیے اپنے امیدوار فائنل کر دیے ہیں، جس میں سب سے پہلے تو اسحاق ڈار جو ہیں وہ اسلام آباد سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. اس کے بعد پرویز رشید صاحب جن کو لاسٹ ٹائم حکومت نے عدالت کی طرف سے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا، اس ایک مرتبہ پھر الیکشن لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اور امید یہی ہے اس مرتبہ بھی ان کا جو ہے وہ عدالت میں چیلنج کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو پنجاب کے اندر طلال چودھری ہے، آج چیمہ ہے، اور مصدق ملک صاحب کو بھی اناؤنس کر دیا گیا ہے کہ وہ پنجاب سے الیکشن لڑیں گے. اور ایک یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر 4 اور نام مسلم لیگ نون کی طرف سے سامنے آ رہے ہیں، جن کا اعلان جو ہے میرے خیال آج شام تک کر دیا جائے گا. اس طرح سینٹ کے حوالے سے مسلم لیگ نون نے اپنی جو پالیسی ہے وہ واضح کر دی ہے، اور بلوچستان کے اندر انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے اپنے کینڈیڈیٹ لانے کا فیصلہ کیا ہے. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.